हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है उसको देख लेते हैं। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो देखिए, इसमें जो आपके ऑप्शन हो जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सेकंड नंबर पर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, या थर्ड नंबर पर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, या फोर्थ नंबर पर हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि देखिए, वो कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एमकेएस मात्रक है। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर है न्यूटन, सेकंड नंबर पर है न्यूटन प्रति मीटर, थर्ड नंबर पर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ नंबर पर है अर्ग। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश रोग उत्पन्न करता है। तो फर्स्ट नंबर पर है जेंथोमोनास साइट्री, सेकंड नंबर पर है एंटबीबा हिस्टोलिटिका, थर्ड नंबर पर है साइनोबैक्टीरिया और देखिए फोर्थ नंबर पर है लैक्टोबैसिलस। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कण का बना होता है, यानी किसका बना होता है? तो फर्स्ट नंबर पर है अस्थि, सेकंड नंबर पर है उपास्थि, थर्ड नंबर पर है अरोस्थि या फोर्थ नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए उपास्थि हो जाता है, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। देखिए, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, नवीकरणीय संपदा है। तो देखिए, अगर सबसे पहले नवीकरणीय संपदा के बारे में बात की जाए तो नवीकरणीय संपदा में देखिए मृदा, जल, वन, ये इस प्रकार में ये सब आ जाते हैं। अगर देखिए इनका सही से उपयोग ना किया जाए तो इनका जो भंडार है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, यानी कि फिर से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, नवीकरणीय के साथ अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इसमें कोयला आता है, पेट्रोल आता है और प्राकृतिक गैस आती है। चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है मृदा, सेकंड नंबर का ऑप्शन है कोयला, थर्ड नंबर का ऑप्शन है पेट्रोल और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। देखिए, इसमें पूछा क्या गया है कि नवीकरणीय संपदा। अब इसमें देखिए नवीकरणीय संपदा कौन सी है? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है मृदा, ये आपका हो जाता है। और अगर अनवीकरणीय संपदा पूछा जाता तब आपका पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस हो जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उनकी संरचना समझाएं। तो देखिए, कार्बन के जो एक क्रिस्टलीय अपरूप है तो वो आपका क्या हो जाता है? हम आंसर पर चलने से पहले देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए कार्बन का उसमें क्या क्या होता है? देखिए, क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय।
ठीक है ना। अब देखते हैं क्रिस्टलीय में क्या क्या आता है, अक्रिस्टलीय में क्या क्या आता है। तो देखिए क्रिस्टलीय की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाता है आपका ग्रेफाइट। क्या आ जाता है, तो आपका ग्रेफाइट आ जाता है। और देखिए सेकंड नंबर पर फुलरीन आ जाता है। और देखिए थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है, थर्ड नंबर पर आपका हीरा आ जाता है। ये किस में आ जाते हैं, तो ये क्रिस्टलीय रूप में आ जाते हैं। और क्रिस्टलीय रूप आप अच्छे से जानते होंगे, जिनकी जो लय है या जो उनकी उसकी लाइन होती है वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है। देखिए जैसे हीरा का होता है या ग्रेफाइट का होता है, तो इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है और इसकी जो वो लाइनें होती हैं देखिए हमको अच्छे से समझ में आ जाती हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीय कहा जाता है। क्रिस्टलीय में आता क्या क्या है, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर हीरा ही लिखें, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय पर रूप का नाम लिखें। तो एक क्रिस्टलीय पर रूप में ग्रेफाइट भी हो जाता है, फुलरीन भी हो जाता है, हीरा भी हो जाता है। आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अक्रिस्टलीय में। तो अक्रिस्टलीय में देखिए लकड़ी का कोयला आ जाता है, और देखिए जंतु चारकोल आ जाता है, और सुगर लैम्प ब्लैक आ जाता है। अगर ये हो तो आपका ये अक्रिस्टलीय रूप हो जाता है। अक्रिस्टलीय रूप में क्या होता है, जो लाइनें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं, और क्रिस्टलीय रूप में जो होती हैं वो समझ में आ जाती हैं। बस आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या परिलक्षित होता है। तो देखिए शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर मधुमेह, या जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे शुगर कहते हैं, तो ये जो है क्या होता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है, वायुमंडल का जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आप करिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। चलते हैं देख लेते हैं, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए ये एक अच्छा चालक होता है। कौन, तो थर्मामीटर में पारा चमकदार होने के कारण पारा को आसानी से देखा जा सकता है। ठंड और गर्मी दोनों से पारा का प्रसार होता है, संकुचन बराबर होता है, और यह थर्मामीटर की दीवारों में नहीं सटता। आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि देखिए पारा क्या होता है, तो ये चमकदार होने के कारण पारे को आसानी से देखा जा सकता है, और ये ठंड और गर्मी दोनों में पारा का प्रसार और संकुचन बराबर होता है। चाहे ये गर्मी हो चाहे ठंड हो, इसका संकुचन होता है। और देखिए ये थर्मामीटर की दीवारों से चिपकता नहीं है, ठीक है ना। आप लोग ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएं। तो देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब देख लेते हैं, देखिए वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बताएं। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी घटक है। आधुनिक सभ्यता का योगदान है, उसकी उपस्थिति ही हमारी बेहतर जीवन शैली का कारण है। हम अपने आसपास जो विकास देखते हैं
वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिणाम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें एक आरामदायक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। पहले हम लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन देखे, उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन देखे। अब हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर का यानी लघुत्तरीय टाइप का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन और वैसे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताएं। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का कार्य हम समझ लेते हैं, उसके बाद चित्र को देख लेते हैं। तो जो है उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है? शरीर में उपापचय यानी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दूसरी भाषा में समझाया जाए कि देखिए वो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर मल के रूप में निकलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो वो उत्सर्जन तंत्र के कार्य हो जाते हैं। यानी कि देखिए शरीर में उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं उसको यानी उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए निकलने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए चित्र देख लेते हैं। चित्र कुछ इस तरह का होता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कई बार आ चुका है, इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाता है। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको बना के देख लीजिएगा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का ये नामांकित चित्र हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये बायां वृक्क हो जाता है, उसके बाद ये आपका दायां वृक्क हो जाता है। ये देखिए आपकी महाधमनी हो जाती है और ये आपका महाशिरा हो जाता है। देखिए ये जो नली पड़ी हुई है, इस टाइप की नली टाइप की जो दिख रही है, ये मूत्रवाहिनी है। और उसके बाद देखिए मूत्राशय, ये चीज़ जो दिख रही है ये इसको मूत्राशय कहते हैं और ये आपका मूत्र मार्ग हो जाता है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार या 3 बार आप लोग बना के देख लेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं प्राकृतिक संपदा होती क्या है। देखिए जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों का उपयोग यूज़ हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो उसे संपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संपदा कहते हैं। और जो संपदा प्राकृतिक से प्राप्त होती है यानी उपलब्ध होती है तो उसे हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गई, पौधे हो गए। ये देखिए हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुए, यानी ये हमको प्रकृति के द्वारा प्रदान हुए हैं, इसलिए ये प्राकृतिक संपदा कहे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन में पॉइंट देख लेते हैं। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है। देखिए सबसे पहले हम अपने वर्डों में समझ लेते हैं कि अगर प्राकृतिक संपदा का हम यूज़ इस तरीके से करेंगे तो जैसे कि वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक साबित होगा, क्योंकि चीज़ें देखिए क्या होती हैं? सीमित होती हैं और आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो असीमित होती हैं। तो अगर हम लोग इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो जो आने वाला भविष्य, जैसे कि जो आने वाले हमारे भविष्य में जो लोग हैं उनके लिए हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को हमेशा इस तरीके से चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि हमारा जितना यूज़ हो उतना ही हम करें, उससे ज़्यादा वेस्ट ना करें। चलते हैं देख लेते हैं। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ है
उसे हम अच्छे तरीके से यूज़ करें, और इसके लिए हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए, कि ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं या चीज़ कितनी है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्पर परावलंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं। अतः एक का हास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। देखिए, अगर एक की बर्बादी होती है तो उसका जो असर होता है वो पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है, यानी कि आर्थिक चक्र पर तो पड़ता है पर व्यक्ति पर भी उसका असर पड़ जाता है। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा जीवित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना। देखिए, आज दूरदर्शिता है। सीमित परिमाप वाली संपदा कोयला, पेट्रोल है। देखिए, अगर हम इन चीज़ों का ऐसे यूज़ करेंगे कि ये चीज़ है अभी हमारे पास है, हम इसको यूज़ कर लें और बाद में देखा जाएगा, तो इस तरीके से तो सारी चीज़ें, अगर सब लोग यही सोचने लगें तो इस तरीके से तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जो हमारे आने वाले जो कल के लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। मीथेन CH4 को मार्श गैस क्यों कहते हैं? तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं मीथेन CH4, ये आप लोग याद रखिएगा। मीथेन का देखिए CH4 है, और एथेन का क्या है तो C2H6 है, और प्रोपेन का C2H3 है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। देखिए, ये एकल बंध है, आपका एकल बंध है होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकता यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है। देखिए, एकल बंध द्वारा ये संतृप्त हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये मीथेन का हो गया और ये एथेन का हो गया। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से इसको याद रख सकते हैं कि जिसमें एकल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और आप लोग एथेन और मीथेन अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद असंतृप्त पे आ जाएं तो थोड़ा सा इससे हल्का सा चेंज होता है, बाकी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए, आप लोग इसमें कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित। देखिए, उसमें एक बंध था और इसमें 2 या 3 बंध हैं। तो बस आप लोग याद अच्छे से रख सकते हैं कि संतृप्त जिसमें सा है, संतृप्त उसमें एक, और असंतृप्त जिसमें आ गया उसमें 2 या 3 बंध हैं। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए एथिलीन, अब देखिए एथिलीन C2H4, और देखिए एसिटिलीन। अब आप एसिटिलीन को कैसे याद रखेंगे, C2H2, तो टा से देखिए एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन में टा आ गया, इसी तरीके से इसमें 2 और 2 आ गया, दोनों में 2 है, तो इसलिए आप एसिटिलीन को अच्छे से याद रख सकते हैं कि C2H2, और एसिटिलीन में टा आता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। तो देखिए, बच्चों में होने वाला डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ में लिटस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। जब अग्नाशय उचित इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, सांख्यिकी अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग 97,000 बच्चों को टाइप 1 मधुमेह है, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 30 की व्यापकता दर है।
ठीक है ना। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। देखिए अब ये चीज़ आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो बच्चों में डायबिटीज़ यानी शुगर होता है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। और देखिए इसके हम लोग लक्षण देख लेते हैं कि इसके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, यानी कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसमें डायबिटीज़ है। तो फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, बार बार पेशाब आना टाइप 1 डायबिटीज़ का सबसे प्रमुख लक्षण है। सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं अधिक प्यास लगना। और देखिए थर्ड नंबर पर थकान, ज़्यादा थकान होना, यानी कि ज़्यादा थकान होना। और फोर्थ नंबर पर है बिस्तर गीला करना। ये क्या है, ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगर इस तरीके को कोई लक्षण दिखते हैं तो ये ज़रूरी है कि शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं आजीव आजीव या भौतिक पर्यावरण के घटक उदाहरण सहित बताएं। तो देखिए आजीव या भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक घटक या आजैविक घटक इसके अंतर्गत सामान्यतः स्थल मंडल, वायुमंडल और देखिए जल मंडल को सम्मिलित करते हैं। और जैविक घटक इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। ऊर्जा संगठक सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब देख लेते हैं उदाहरण। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटकों को आजीव घटक कहते हैं, जैसे वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा एवं पहाड़ आदि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये है, और लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद जो आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये 2021 का पेपर आपका ये सॉल्व हो जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो आपका छूटा हुआ क्वेश्चन है, और देखिए मार्च गैस को भी पढ़ना है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर परावर्तित या अपरावर्तित किरणों परस्पर कटती हुई मालूम पड़ती हैं जब उनके पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। अब देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं। देखिए आप चाहे वो लिखें और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है ना। कैसा, तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का जो चित्र है उसको हम देख लेते हैं। देखिए आप इस तरीके से अच्छे से इसको बना सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं अच्छे से बना पा रहे हैं तो इसको 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे, 2-3 बार बना के देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको बना लेंगे। उसके बाद देखिए आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। देखिए इसका एकदम अपोजिट है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब आप इसका देखिए चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं, और मैंने जैसा कि अभी बताया आप लोगों को कि चित्र को 1 से 2 बार आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन रह गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये अति लघु टाइप का जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उस वायु के गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और देख लेते हैं, देखिए वायुमंडल का विस्तार, तो पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। और देखिए वायुमंडल की इस परत में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं
जैसे नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम आदि गैसें शामिल हैं। और देखिए इसमें वायुमंडल जीवधारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्वेश्चन ही इस तरीके का ये क्वेश्चन है, और आप चाहें तो इसको इतना बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि ये अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा तो डिटेल में लिखना ही होगा क्योंकि आपको इसमें समझाना होगा कि पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है, ये क्वेश्चन है। और इसी में वायुमंडल का जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो आपको डिटेल तो देनी ही होगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। और देखिए यह ताप को लगभग स्थिर रखता है। यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो यह जीवन के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि यह रात को ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष पलायन को रोकता है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन आपका बच गया था, इसमें आपका है कि देखिए एक आपका क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं और मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है। तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है ये हम लोग देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस ये कौन सी है, तो देखिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन मिश्रित गैस है। और देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। यह गैस पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती है। इसमें 80% से 90% मात्रा में मीथेन यानी कि CH4 और एथेन C2H6 तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती है। और यह गैस तीव्र नीली लौ के साथ जलती है और संपीड़ित गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।